नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी हमें पता है टैक्सेबल होता है, लेकिन हर एक टैक्स में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, बहुत सारे एग्जेम्प्ट करने पड़ेंगे, वरना अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी कई लोगों पर अगर सबके ऊपर ये टैक्स लगा दिया जाएगा। तो जेन्युइन केसेस में कहीं ना कहीं एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। तो वो है हमारा चैप्टर 5। ये जो द सेक्शन नंबर रेफर टू इन दिस चैप्टर पर्टेन टू सीजीएसटी एक्ट 2017 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो कुछ नहीं कहेगा, तो ये तो हमने स्टार्टिंग से ही हम कह रहे हैं कि सीजीएसटी एक्ट है, लेकिन कई जगह आईजीएसटी के भी होते हैं, जैसे हमने सेशन 10 और 12 पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। और ये जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये 30 अप्रैल 2003 को जो 23 को लॉ था उसके हिसाब से दिए हुए हैं। उसके बाद जो अपडेट्स आएगा वो हम अपडेट पर भी वीडियो बना लेंगे और बात कर लेंगे। एग्जाम में 6 महीने पहले तक का आता है, ठीक है ना, जो भी अपडेशन होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने को मिलेगा कि पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या है एग्जामिशन देने के लिए, और गुड्स एग्जाम्प्ट कौन से हैं जीएसटी से, और सर्विसेज कौन सी एग्जाम्प्ट है, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें हैं। तो जीएसटी के लिए पावर मेनली पावर, गुड्स एग्जाम्प्ट और सर्विस एग्जाम्प्ट। तो इंट्रोडक्शन है इसमें कि जब सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विस की और वो चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से आता है, तो जीएसटी में चार्जेबल हो जाता है। लेकिन लाइबिलिटी निकालने के लिए, टैक्स देने के लिए हमें फर्दर एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो गुड्स या सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट हो। अगर वो एग्जाम्प्ट है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें नहीं देना पड़ेगा टैक्स। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड as supply of any goods or service or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and includes non taxable supply। तो जिसका नील रेट है वो भी एग्जाम्प्ट हुआ एक तरीके से, और जो पूरा एग्जाम्प्ट है वो भी, और जो टैक्सेबल ही नहीं है सप्लाई वो भी। जैसे हमने पढ़ा था कोई सप्लाई टैक्सेबल ही नहीं होती है, वो भी एग्जाम्प्ट हो गई। कुछ है स्पेसिफिकली ये वाला गुड्स ही टैक्सेबल नहीं होता है, ये वाली गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई टैक्सेबल नहीं होती है, या रेट है जीरो, तो रेट जीरो का मतलब एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल नहीं होगा। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? ऐसी सप्लाई जो जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है ना। तो अंडर जीएसटी सप्लाई नॉन लिवाइबल टू टैक्स इज आल्सो इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। तो जिसके ऊपर टैक्स जीएसटी लगता ही नहीं, वो भी क्या है, हमारी एग्जाम सप्लाई हो गई। तो उसे हम क्या बोलते हैं वैसे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। Supplies not liable to tax are alcoholic liquor for human consumption, specified petroleum products, ये हम पहले कई बार देख चुके हैं, तो ये जीएसटी इस पर नहीं लगता है। Power to grant exemption from GST has been granted by Section 11 of CGST Act and Section 6 of IGST Act. State GST law also contain identical provision granting power to exempt SGST। भाई सीजीएसटी एग्जाम्प्ट है तो एसजीएसटी भी हो जाएगी ना उनके पास भी पावर। तो जीएसटी के अंदर असेंशियल गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। आइटम सच एज अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमंग द आइटम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। Further, essential services like healthcare services, educational services, etc. are also exempt। तो आप जो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, ये एसेंशियल सर्विसेज आता है। अगर उस पर भी लगेगा तो बहुत ज्यादा, अब दवाई वगैरह होती है ना, तो हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो उसमें भी हमारी एग्जम्पशन मिल जाती है।
तो एग्जाम्पशन देने के क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। पहला तरीका, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस। Sometimes exemption is provided in respect of specified activity or transactions. Consequently, the status of the supplier or recipient becomes immaterial. सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। तो अगर लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, स्टोरेज हो रही है या वेयर हाउसिंग हो रही है राइस की, तो ये एग्जाम्प्ट है। अब कौन जो है रेसिपिएंट या सप्लायर रजिस्टर्ड है नहीं, इन सब से मैटर ही नहीं करता है। इंडिविजुअल है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई मैटर नहीं करता है। जो एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन है। कुछ एग्जाम्पशन है स्पेसिफाइड सप्लायर। At times, exemption is given to specified supplier only. Here, the status of recipient become immaterial. तो सप्लायर को देखा जाएगा कि ये बंदा सप्लाई करेगा तो ये एग्जम्प्ट है, रेसिपिएंट कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5,000, तो ये एग्जम्प्ट है। अब किसको सर्विस दे रही है उससे कोई लेना देना है ही नहीं। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो वो एग्जाम्प्ट है। तो उसमें रेसिपिएंट कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम्पशन दी गई है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को, तो सप्लायर मटेरियल नहीं करता। In some cases, exemption is given to specified recipient only, hence the status of supplier become immaterial. जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सब अगर एग्जेम्प्ट है तो यहाँ रेसिपिएंट की बात होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड कर रही है 75% या उससे ज्यादा। अब एक बात है, इतनी सर्विसेज या गुड्स एग्जाम्प्ट होते हैं कि हम सबको याद नहीं कर सकते, इतने प्रोविजंस हैं इतने, और हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, फाइनल लेवल नहीं है कि हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल थोरोली डिटेल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। हमारी ये वर्किंग नॉलेज होती है सब्जेक्ट में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टडी मटेरियल में भी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम याद नहीं रख सकते, है ना। तो एक लिमिट तक चीजें होंगी जो हम याद कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है नॉलेज के लिए भी दी हुई। Exemption to specified supplier and specified recipient. Sometimes exemption is given only when activity or transaction are carried out by specified supplier for specified recipient only. जैसे सर्विसेज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है और वो सर्विसेज दे रही है पर्सन गवर्न अंडर द ESI एक्ट, या सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन स्कीम टू इट्स मेंबर। In this chapter, we shall discuss the power to grant exemption from tax under CGST, IGST Act, list of service exempt from GST in detail, and an overview of the goods exempt from the tax. तो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर सर्विसेज कौन कौन सी एग्जाम्प्ट है, और गुड्स का एक ओवरव्यू ले लेंगे, मतलब वो ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले भी नहीं है। तो पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 11 CGST एक्ट का और सेक्शन 6 IGST एक्ट का क्या कहता है ये। पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, इनमें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। एग्जाम जनरली इधर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जो उन्हें लगता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from the date as may be specified in the notification। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल
नोटिफिकेशन इशू करेगी, बताएगी कि ये वाली सर्विस या गुड्स इस सिचुएशन में इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इस डेट से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो वो सबसेक्शन 11 सेक्शन है, सबसेक्शन 1 उसके अंदर ये पावर है गवर्नमेंट के पास। Subsection 2, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may on the recommendation of the council by special order in each case under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of tax any goods or service or both on which tax is levied। वहाँ नोटिफिकेशन है, जनरली सबको बोल दिया। यहाँ कोई लगता है कि एक्सेप्शनल नेचर है, स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे और एग्जाम कर देंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारा का सारा स्टार्टिंग में। Subsection 3, the government may, if it is considered necessary or expedient to do so for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under subsection 1 or order issued under subsection 2, insert an explanation, insert notification or order as the case may be by notification at any time within 1 year from the issue of notification or order under subsection 1 or 2, and every such explanation shall have effect as if it has been always the part of a such notification। तो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करा 11(1) में या ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर पास करा 11(2) में। बाद में लगा कि कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, तो ये 11(3) में नोटिफिकेशन इशू करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं भाई ये बात है, और वो एक्सप्लेनेशन माना जाएगा कि जो वो ऑर्डर या नोटिफिकेशन आया था उसी का पार्ट था। तो यहाँ पर 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर इन्हें लगेगा तो कर सकते हैं। For the purpose of this section, where an exemption in respect of any goods or service or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted, absolutely the registered person supplying such goods or services or both not correct the tax in excess of the effective rate on such। तो ये बोल रखा है कि भाई ये जब मना कर दिया तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पर टैक्स नहीं लेगा, तो बात तो ठीक है, उसमें क्या कहने की बात है। तो इसका क्या एनालिसिस अगर हम कर सकते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी लॉ एम्पावर द गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो एग्जम्पशन दे सकते हैं, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही देंगे, पूरा दे सकते हैं, पार्ट में दे सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, कोई स्पेसिफिक छोटे लोग या किसी पर्टिकुलर नहीं, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। गुड्स या सर्विस किसी के लिए भी हो सकता है, नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा, अनकंडीशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, ठीक है, या स्पेशल ऑर्डर भी दिया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल नेचर के केस में। एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल एग्जम्पशन इज मैंडेटरी where the supply of goods or service or both are unconditionally exempted from whole of the tax, the registered person does not have option to collect and pay the tax on the supply or service or both। तो exempt कर दिया अनकंडीशनल सारा, फिर तो बात ही नहीं है, कोई कलेक्शन कर ही नहीं सकता। पार्ट करा तो कर लेगा कलेक्शन रजिस्टर्ड पर्सन, कंडीशनल है तो भी कर सकता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो भी कर सकता है। अनकंडीशनल एग्जम्पशन है, पूरी एग्जम्पशन है, फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना। तो जहां पर सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और बोथ है, और जहां पर अनकंडीशनल है हमारी, है ना, लेकिन पार्ट ऑफ द टैक्स है ना, तो कुछ हिस्सा अनकंडीशनली एग्जम्प्ट है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो उस रेट से ज्यादा ले सके, उतना ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। एग्जम्पशन अगर कंडीशनल है तो ये ऑप्शन है रजिस्टर्ड पर्सन का कि उस कंडीशन को वो अवेल करे या ना करे, ना करके पूरा भी ले सकता है, अवेल करके उसका फायदा भी उठा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अगेन वही बता रखी है, और एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर अंदर जो भी जाएंगे क्लैरिफाई करने के लिए, जो नोटिफिकेशन था या ऑर्डर था, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन या ऑर्डर पास हुआ उसी दिन उसका हिस्सा माना जाएगा।
जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी है क्लैरिफाई करने के लिए, तो ये 1 साल के अंदर अंदर इशू कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था 11/2017 में और इफेक्टिव हुआ वो नहीं, नोटिफिकेशन नंबर 11/17 है, डेटेड है 28 जून 2017। 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ। ठीक है। इसके बाद 21 सितंबर को हमने बाद में एक एक्सप्लेनेशन डाली, नोटिफिकेशन जो हमने 26 मतलब हमने ये क्या करा, देयरफॉर ए न्यू एंट्री हैज बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 21/9 subsequently an explanation also inserted with respect to entry number this by issue of notification on 2018। तो हमने क्या करा, पहले एक हमने यहां पर जो है विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ सेड नोटिफिकेशन और ऑर्डर, हमारे पास समय कितना है, 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है। तो पहला हमने नोटिफिकेशन कब इशू करा, 28 जून 2017। ठीक है। और उसके बाद में ये इशू डेट है और इसमें लिखा था ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 17 से। फिर हमने एक 21/9/17 को एक न्यू एंट्री डाली इसमें और एक्सप्लेनेशन डाली इस एंट्री की 26 जुलाई 2018 में। ठीक है। तो लिखा ऑल्दो द इफेक्टिव डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन, जो हमारे पास आया वो है 27/7/2018। हमने 26 को इशू करा ना, तो अगला दिन 27 से वो एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो इफेक्टिव कब से होगी, इफेक्टिव होगी एक्सप्लेनेशन कौन सी है, 21 सितंबर 2017 के लिए आई है ये एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ये इफेक्टिव डेट 27/7/18 नहीं होगी, इफेक्टिव डेट क्या होगी, 21/9/17, क्योंकि ये उसके लिए आई है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन की जो डेट होती है वो कौन सी होती है, जिस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन आई है उसी दिन से एप्लीकेबल होती है, अगर वो 1 ईयर के अंदर अंदर इशू करे। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए आई है, इसके लिए नहीं आई, है ना। तो एक्सप्लेनेशन किसके लिए आई है, 21/9/17 के लिए, और उसके 1 साल के अंदर अंदर। अगर ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए आती तो वो तो टाइम निकल गया 1 साल का। समझ में आ रहा है ना। तो ओरिजिनली जो हमने इशू किया था प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, उसके बाद एक नई एंट्री आई, न्यू नोटिफिकेशन, उसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड हुआ, उस पॉइंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आई, है ना। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डेट नहीं, वो उस पॉइंट से रिलेटेड थी, तो वो पॉइंट हमारा 1 साल के अंदर अंदर था, तो ये 1 साल के अंदर अंदर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है। अब गुड्स कौन कौन से एग्जेम्प्ट हैं हमारे टैक्सेस से। लिस्ट ऑफ आइटम हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 11(1), जो हमने कहा था जनरल पब्लिक की सहूलियत को देखते हुए नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा। तो ये आया सेक्शन 11 सीजीएसटी का और 6 आईजीएसटी का, तो ये पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है। तो जीएसटी में एवरीडे आइटम यूज्ड बाय द कॉमन मैन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स, जैसे अनब्रांडेड आर्ट। अब जो ब्रांडेड है आशीर्वाद वगैरह ये नहीं, अनब्रांडेड आप चक्की से जाकर खरीद रहे हो वो अनब्रांडेड है, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स। ठीक है। मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमंग द आइटम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी।
ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड हमें बता रखे हैं। ठीक है, ये सब डेली यूज की आइटम है, एग्जेम्प्टेड है। आपको अगर डिटेल इसकी लिस्ट देखनी है तो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब हम दो चार छह तो याद कर सकते हैं, बहुत सारी तो हम लिस्ट याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, इसका बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन गुड्स का। लिस्ट इतनी होगी कि हम याद ही नहीं रख पाएंगे। सर्विसेज की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में डेटेड 28/17 हेयर आफ्टर रिफर टू एज द नोटिफिकेशन unless otherwise specified has exempted various services wholly from। तो आपको नोटिफिकेशन नंबर याद रखना चाहिए इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन नंबर है 12/2017। इसका मतलब 12 नंबर का नोटिफिकेशन है, 12 मंथ नहीं है, 12 नंबर का नोटिफिकेशन है 2017 में, जो 28 जून 2017 को आया। और इसमें काफी सर्विसेज को फ्री किया गया। Each of the entry of the exemption notification have been discussed below। तो हर एक को हम डिस्कस कर रहे हैं। Exemption from IGST has been granted to various services by notification number 9/2017। तो IGST भी exempt हो गया, CGST भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप विद इन द सेम स्टेट इन्हें बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं तो exempt है, और इंटर स्टेट सर्विसेज देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो वहां पर भी नोटिफिकेशन आया IGST का भी। All the services exempt from have been exempted from IGST। तो जितनी भी सर्विसेज, apart from these there are few additional services जो केवल IGST में फ्री है। मतलब कि अगर विद इन द सेम स्टेट आप दे रहे हैं तो टैक्सेबल है, एक स्टेट से दूसरे में दे रहे हैं तो फ्री है। लेकिन ये फाइनल लेवल पर डिस्कशन होगा इसका, अभी हम कोई डिस्कशन उसके बारे में नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली है सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। अब आप, पता चला धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, सस्ता इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसके ऊपर लगा दिया जाए GST तो थोड़ी नाइंसाफी सी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। अब एंट्री नंबर सबकी अलग अलग है तो थोड़ा मुश्किल है याद रखना। बहुत सारी सर्विसेज हैं और सबके एंट्री नंबर अलग अलग। तो कोशिश तो यही करें कि एंट्री नंबर से याद करें, और अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो भी जाएगी। एंट्री नंबर, तो एंट्री नंबर्स मेंशन हेयरइन कॉरेस्पॉन्ड टू एंट्रीज इन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। However, these entry numbers have been given only for the reference purpose and are not relevant for the examination purpose। तो यहाँ साफ बताया कि एग्जाम के लिए आपको ये नंबर याद ऐसा रखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या रहता है कि अब हमें अपनी सहूलियत के लिए याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं है। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो इनकम टैक्स में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है आपको, तो आप सेक्शन 12A 12AB में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अगर ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी एंटिटी हैं जो सर्विसेज दे रही हैं तो फ्री है उनकी सर्विसेज। इसके बाद एक एंट्री नंबर 13 में और अलग से बात आई। तो एंट्री नंबर 1 में तो ये हो गया जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी एंटिटीज कवर्ड है चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उनकी जो चैरिटेबल, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है एंट्री नंबर 1 में कि यहाँ लिखा है सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर दिस, लेकिन वो भी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज।
अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है लेकिन कोई एक्टिविटी चैरिटेबल नहीं है तो वो एग्जाम नहीं होगी, एक्टिविटी भी चैरिटेबल होनी चाहिए। और एंट्री नंबर 13 में अलग से बता रखा है सर्विसेज बाय ए पर्सन। तो यहां पर जो था वो रजिस्टर्ड एंटिटी थी इनकम टैक्स में सेक्शन 12A 12AB में, यहां लिखा कोई भी पर्सन, और वो क्या कर रहा है, रिलीजियस सेरेमनी कर रहा है कोई, ठीक है। कोई रेंटिंग है रिलीजियस प्ले जनरल पब्लिक के लिए, या कोई ओन्ड या मैनेज्ड है एंटिटी रजिस्टर्ड है चैरिटेबल पर्पस के लिए, या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है बॉडी है, हाउएवर नथिंग कंटेन, मतलब ये कहने का मतलब है कि आपने कोई जगह दी है रिलीजियस प्लेस वगैरह के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए रेंट पर दिया है तो वो भी आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहां लिखा है कि अगर रूम जहां का चार्जेस 1000 रुपए या उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगी एग्जम्पशन। यहां लिखा है, ध्यान से देखो, हाउएवर नथिंग कंटेन इन एंट्री बी, तो यहां पर लिखा है नथिंग कंटेन एंट्री बी ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई, इसका मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी, अगर रूम 1000 रुपए या उससे ज्यादा ले रहे हो। भैया चैरिटेबल क्या हुआ, अगर तुम पता चला 10,000 रुपए का रूम दे रहे हो, एक दिन का 1000 रुपए होना चाहिए ज्यादा ज्यादा। अगर पूरा प्रेमाइसिस या हॉल, समझ रहे हो ना, पूरा एरिया आप दे रहे हो, बड़ा एरिया दे रहे हो, तो उसका चार्जेस 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो भी आपको छूट मिलेगी। यहां ध्यान रखना है 1000 रुपए इंक्लूड है, यहाँ 10,000 इंक्लूड है, इसका मतलब 1000 से कम वाले पे एग्जम्पशन मिलेगी, 1000 होते ही एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही 10,000 से कम एग्जम्पशन मिलेगी, 10,000 होते ही एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेस फॉर द बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, तो महीने का 10,000 रुपए या उससे ज्यादा किराया है तो वो भी एग्जम्प्टेड नहीं होगा। अब एंट्री नंबर 60 में एक नई एंट्री है, services by specified organization in the religious pilgrimage facilitated by the government of India under bilateral arrangement। तो कोई धार्मिक जगह पर पता चला ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई सर्विसेज दी जा रही है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। एंट्री नंबर 80 बोल्ड में है, मतलब नया, मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हो या क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन, यहां पर दो बातें हैं, एक तो है recreational activity relating to arts or culture by an individual, या स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज। तो अगर कोई सर्विसेज ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं हम कोई आर्ट कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। अब इन्हीं को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेनली हमने अभी पहली जो पढ़ी वो चैरिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड या रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड हमने सर्विसेज पढ़ी। तो मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि अगर कोई रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए सर्विसेज दी जा रही है तो वो एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड कोई बहुत ज्यादा किराया या 1,000 रुपए पर डे अगर रूम वगैरह है, पूरा एरिया तो 10,000, और या महीने भर के लिए तो 10,000 महीने का, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं लेते आप, उससे कम ही लेते। तो यहाँ उसी को थोड़ा डिटेल में बता रखा है। बात वही है क्या कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, एंट्री नंबर 1 में बता रखा है कि एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर वो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस असर्टेन द चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी चैरिटेबल का क्या मतलब है भैया, तो इन्होंने कहा पब्लिक हेल्थ, अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो वो क्या किस में आएगा, चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, आप
रिलीजन स्पिरिचुअल पर्पस के लिए या योगा वगैरह कर रहे हैं एडवांसमेंट के लिए, तो इसको भी हम चैरिटेबल मानेंगे। कोई स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह हो रहा है किसी होमलेस या मतलब जैसे ऑर्फन होता है, अनाथालय होता है, वहां पर आप कुछ एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। बहुत सारी एनजीओ हैं जो गरीब या अनाथ बच्चे हैं उनको वहां पर जाकर पढ़ाते हैं। वो स्कूल में भी नहीं जाते अगर, तो वहां पर उनको पढ़ा देते हैं, या उनके स्कूल खुले हुए उनके लिए बहुत सस्ते या फ्री में। कोई फिजिकली या मेंटली एब्यूज्ड है तो उन लोगों के लिए, कोई जेल में है, लोग कैदी हैं उनके लिए, या कई बार क्या होता है कि कोई 65 साल से ज्यादा का है रूरल एरिया में, मतलब बूढ़ा है, वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गए, इन सब से रिलेटेड मतलब सेवा के लिए आप उनका कुछ ऐसा काम करें जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, समझ रहे हो, जैसे कि पानी का अरेंजमेंट, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जंगल बचाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो ये भी सब चैरिटेबल में आएंगे। ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो चैरिटेबल का मतलब क्या यही समझ में नहीं आएगा। अभी अभी मैं देख रहा था, अभी हमारा नवंबर चल रहा है, पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में हाई लेवल पर है। लिखा रहा था जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं लोग, उनकी एवरेज एज 12 साल कम हो रही है पोल्यूशन की वजह से। 12 साल, मतलब अगर हम यहीं रहते हैं, अगर नॉर्मली हमें अगर 80 साल जीना था, तो पोल्यूशन की वजह से हम 68-70 साल ही जी पाएंगे। 10 से 12 साल हमारी एज कम हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन ओनली। पोल्यूशन इतना ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हो, इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है सारी की सारी, उन्हें जनता से या पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। बस एक दूसरे पे आरोप करते रहो, ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वहां से धुआं आ रहा है, वहां से धुआं आ रहा है। भैया ये भी तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि वो भी दिल्ली में रहते हैं, सारे पॉलिटिशियंस दिल्ली में रहते हैं। भैया करो ना कुछ। बहुत पता है चाइना में इससे आधे लेवल का पोल्यूशन होता है, तो सारे स्कूल बंद, प्राइवेट गाड़ियां बंद, बहुत कुछ हो जाता है। अब हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ये कोई मतलब आप प्राउड की बात नहीं है, ये बहुत दिक्कत है। और उसके बाद भी वर्ल्ड कप का मैच यही हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। वैसे कायदे से मास्क पहनना चाहिए आज की डेट में, बाहर इतना पोल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ठोस करना, कदम उठाने पड़ेंगे और परमानेंट इसे बंद खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समस्या है। इससे इतनी समस्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें महसूस नहीं हो रही, लेकिन हमारे जीवन को खा रहा है। तो अगर आप पोल्यूशन के लिए कुछ काम करते हैं तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी में आ जाएगा। Thus, only those services provided by charitable and religious trust registered which fall within the above definition of the charitable activities are eligible for exemption. There could be many other services provided by such charitable and religious trusts which are not covered by the definition of charitable activities, hence such will be taxable. तो ये जो है यही वाली एग्जम्प्ट है, इनके अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो टैक्सेबल है। For instance, grant of advertising right to a person for publicity on the premises of the charitable religious trust or on publication of trust or granting admission to event, function, celebration, shows against admission tickets or free acceptable letter GST। तो ये सब चैरिटेबल एक्टिविटी के दायरे में नहीं आ रही है। In the following para, we have examined some of the services supplied by the entities registered under 12A, 12AB. तो हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट।
तो स्कूल कॉलेज है या और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं ताकि एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट हो सके एबेंडन ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन के लिए, या फिजिकल मेंटली एब्यूज्ड पर्सन के लिए, प्रिजनर्स के लिए, या 65 इयर्स या और मोर रिजाइडिंग इन रूरल एरिया के लिए, तो चैरिटेबल एक्टिविटी होगी और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टर्म रूरल एरिया का क्या मतलब है? Means the area comprised in a village as defined in the land revenue records excluding the area under municipal committee, municipal corporation, town area। अब ये सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, है ना, इनको तो हमें बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि रूरल एरिया ही है? आजकल तो रूरल एरिया में तो फिर भी उनका देखभाल हो जाती है, गांव के लोग अभी भी जिम्मेदारियों से बचते नहीं है। शहर में ज्यादा समस्या है ना, शहर में बुजुर्गों की हालत ज्यादा खराब है। शिक्षा एकेडमी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सर्व सेवा ट्रस्ट 12B ऑफ AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, और ये ओल्ड एज पीपल ओवर 65 इयर्स इन बेंगलोर सिटी अर्बन एरिया में देते हैं। तो क्या ये चैरिटेबल के मीनिंग में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सर्विस डू नॉट फॉल विद इन द पीरियड चैरिटेबल एक्टिविटीज। हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि रूरल एरिया 65 इयर्स, अगर एग्जाम में आ गया 60 इयर्स के ऊपर को तो नहीं, 65 ईयर। रूरल नहीं, अर्बन नहीं, रूरल। The activity relating to advancement of skill related to person is 65 are covered under the definition only when it is in rural area. Activity of school, college or institution run by trust which do not come within the ambit of charitable will not exempt under entry 1, but such activity may be exempt under entry number 66। देखो क्या है कि एंट्री नंबर 1 में ये बोला है चैरिटेबल पर्पस के लिए, एंट्री नंबर 66 है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो अलग है, तो यहां नहीं है तो वहां हो सकती है। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोचिंग जैसे हम नहीं है उसमें कवर, हम पर जीएसटी लगता है, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं जो एजुकेशन देते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगता है, तो वो एंट्री नंबर 66 में है। हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, hostel accommodation services provided by trust to students do not fall within the ambit of charitable activities as defined above। रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज तो चैरिटेबल आर नॉट एग्जम्प्ट, है ना, उसमें था गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, वहां कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो वो अलग बात थी। अब आपने कहा जी हम आपको अमरनाथ यात्रा पर लेकर जाएंगे, 5,000 की बजाय 2,000 रुपए का टिकट है, हम लेकर जा रहे हैं, तो ये चैरिटेबल के मतलब में नहीं आ रहा है। Only such services of religious pilgrimage are provided by specified organization in respect of religious pilgrimage facilitated by the government of India under bilateral arrangement are exempt। ये हमने पढ़ा था अभी एंट्री नंबर 60। तो टर्म स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? अब जो उन्होंने कर रखी है वो मतलब है, तो इन्होंने क्या रखा, कुमाऊं मंडल विकास निगम है उत्तराखंड में, हज कमेटी है ज्वाइंट स्टेट कमेटी। इन शॉर्ट एज पर एंट्री 60 जो सर्विसेज हज कमेटी या कुमाऊं वाली देगी, पिलग्रिमेज है मक्का या कैलाश मानसरोवर में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब जैसे आप क्या है कि चाइना के अंदर हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, तो वहां जाने के लिए पता चला वो यहाँ से निकल कर जाती है, तो उत्तराखंड के साथ में बातचीत हो रखी है गवर्नमेंट की, या जो हज के लिए जाते हैं उसमें हज कमेटी से बात हो रखी है, तो वो फ्री है, बाकी नहीं है। तो यहां पर कुमाऊं वाले का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। तो ये क्या रखा है, ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, मेडिकल, कैटरिंग, सिक्योरिटी, एकोमोडेशन, जो भी कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं,
तो ये जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है तो ये सब कवर है, तो एग्जाम्प्ट, क्योंकि उसमें बड़ा होता है, थोड़ी मुश्किल यात्रा है, वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है, काफी जगह पैदल भी चलना पड़ता है। तो उसमें ये है कि उनकी पूरा रहना, सिक्योरिटी, कैट, खाना पीना, मेडिकल, सब कुछ वो अरेंज करते हैं। यहाँ पर यही लिखा है, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि केवल यही दो हैं, लेकिन यही दो बहुत बड़ी यात्रा है जो इंडिया से बाहर होती है, जो इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो मेरे ख्याल से यही दो होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साथ में हो, वही वाला है ना बात। अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो अगर ये सर्विसेज रजिस्टर्ड हैं, एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं, है ना, और वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी क्योंकि वो चैरिटेबल में लिखा हुआ है। फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग कैंप will be exempt. Residential program or camp where the fee charge include cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as कि हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो चल रही है, ठीक है ना। 10 days 15 days के लिए पता चला हमारा कैंप लगता है, उसमें रहना खाना पीना सब इंक्लूड होता है। However, if charitable or religious trust mainly or primarily provide accommodation or serve food, है ना, include against consideration in any form including donation, such activity will be taxable। देखो मेन काम क्या है, मेन काम है योगा या मेडिटेशन कैंप हो रहा है, उसके साथ में एक सेकेंडरी है कि वो आएंगे तो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या, तो वो भी साथ। लेकिन अगर आपका मेन काम रहने का और ये सेकेंडरी हो रहा है फिर तो टैक्सेबल, ठीक है। Similarly, activities such as holding a fitness camp or classes are those in aerobics, dance, music, ये सब टैक्सेबल है, ठीक है ना। अब आपको जी ये तो हम योगा है तो ये भी नहीं, वो अलग है, ये अलग है। भव्य ज्योति फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AB में। उन्होंने योगा मेडिटेशन कैंप ओल्ड एज पीपल के लिए लगाया। GST would be exempt on the same as service provided by entity registered under section 12AB of income tax at by way of advancement of religion, spirituality or yoga are exempt. Hospitals managed by charitable trust, exemption to healthcare services है एंटी नंबर 74। लेटर हम डिस्कस करेंगे, इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि केवल चैरिटेबल वाली हेल्थ केयर सर्विसेज हम नहीं है, जैसे हमने एजुकेशन में पढ़ा था कि एजुकेशन यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट है वो चैरिटेबल ट्रस्ट एंटिटी कर रही है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वैसे भी एग्जाम्प्ट है। हमने पढ़ा था एंटी नंबर 66 में अलग से भी एग्जाम्प्ट है। यहाँ भी ये बोल रखा है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल मैनेज कर रही है या हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है तो यहाँ एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम्प्ट और कहीं नहीं है, तो ये लिखा है एंटी नंबर 74, बाद में हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई उसमें कवर होता है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, है ना, और फिर रिलीजियस और ट्रेनिंग और कोचिंग इन आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 80 में ये सारी बातें लिखी थी, वो भी है। तो हमारी ट्रेनिंग या कोचिंग हम दे रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहा है। और दूसरा है स्पोर्ट्स, वो कौन दे रहा है, चैरिटेबल एंटिटी अंडर सेक्शन 12A और A। तो दोनों अलग अलग बातें। आर्ट और कल्चर है ना, उससे रिलेटेड इंडिविजुअल दे रहा है तो वो हमारी है एग्जाम, और स्पोर्ट्स वाली इंडिविजुअल की नहीं है, वो जो चैरिटेबल एंटिटीज है रजिस्टर्ड उनकी, ठीक है। It is important to note that exemption with regard to service provided by way of training or coaching recreational activity related to art or culture is available when the same is provided by individual,
Similarly, service or training, sports are exempt. यही वही बात होगी. Let us now analyze the term recreational activities. The term recreational activity is very wide. However, under this entity, the scope of training or coaching recreational activity is restricted to the area of art and culture. Hence, the training or coaching recreational activity relating to the area other than art or culture is outside the purview of this entry. Further, training or coaching in all forms of art, culture, or sports is covered under this entity, namely dance, music, painting, sculpture making, literary activity, theater, etc. of any school, traditional language, or any of the sports. मानवता संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. उन्होंने बास्केटबॉल ट्रेनिंग तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, तो ये इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा. टीनेजर्स के लिए लगाया है ना. जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, सर्विस हम चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे. सर्विस प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड. तो इन सब पर जीएसटी लगेगा. हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और किसी को जो सर्विसेज दे रही है, कोई और चैरिटेबल सर्विस ट्रस्ट को या एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, उस पर तो लगेगा जीएसटी अनटिल अनलेस किसी और एंट्री में वो एग्जाम्प्ट किया हुआ है. कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ये भी आया था हमारा पॉइंट. It can be inferred that the amount charged by whatever name account for conduct of religious ceremony is exempt. तो religious ceremony are life cycle rituals including special religious pujas conducted in terms of religious texts by persons authorized by the religious text. Occasion like birth, marriage and death involve elaborate religious ceremonies. जैसे बर्थ हुआ, कुछ सेरेमनी हुई है ना, उस सिचुएशन में कुछ यहां पर आगे लिखा है, रामानंद जोशी ने 12,000 रुपए चार्जेस लिए. पुजारी से आपने पूजा करवाई है ना, और बर्थडे पर कराया, तो अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज एक्सेप्ट. ठीक है, मंदिर में आपने गए, पूजा कराई, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बशर्ते वो रिलीजियस हो, है ना. अब रेंटिंग की जगह थी, है ना, रिलीजियस प्लेस पर, जहां पर हमने पैसे की लिमिट भी हमने बात करी थी. तो रेंटिंग है कोई जनरल पब्लिक को जो ओन्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड. तो ये किसकी है प्रॉपर्टी? एंटिटी स्पेसिफिक 12A और 12B में जो रजिस्टर्ड है, लिमिट से ज्यादा ना हो, जो हमने लिमिट पढ़ी थी, है ना. और ये एग्जाम्पशन जो रेंटिंग के लिए उस पर है. ठीक है, तो ये कह रखा है कि हम इसमें अलग अलग मीनिंग देखते हैं. जैसे रिलीजियस प्लेस, तो रिलीजियस प्लेस का मतलब है जो प्लेस जहां पर आप प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सारे रिलीजियस प्लेस होते हैं. जनरल पब्लिक का मतलब ये है कि कॉमन पीपल जो है, और द वर्ड तो प्रेजेंट्स है, लेकिन ये कोई बता नहीं रखा है कि क्या है, तो हम ये मानेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी. रिलीजियस प्लेस है जो विद इन द आउटर बाउंड्री वॉल ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कई बार क्या हो जाता है कि हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ही कुछ दुकानें वगैरह भी हैं या जगह है, तो उनके लिए बात कर रखे हैं. ठीक है, तो जहां पर हमारा रिलीजियस प्लेस लोकेटेड है, वहीं पर ही, है ना, और भी जगह हैं लोकेटेड है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी ऐसी जगह है रिलीजियस प्लेस में, और वहीं पर ही और भी जगह हैं, तो वो सब हमारी यहाँ पर मीनिंग में आ रही है. उन सब के लिए भी ये एग्जम्पशन चली जाएगी. ठीक है, एक्टिविटीज अदर देन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एंड रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स जो
मंदिर या गुरुद्वारा या कुछ है उसके अंदर किराए पर हमने दुकानें दे दी, उनके लिए बात हो रही है। लेकिन अगर वहां पर और कोई एक्टिविटी होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक्टिविटी तो यही होनी चाहिए ना जो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ डोनेशन इज रिसीव्ड with specific instructions, mutual understanding between the donor and the receiver that the religious place will host an advertisement promotion business of the donor, such donation will be subject to GST. However, where the donation is received without such instruction or when the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner that ये कह सकते हैं कि ये gratitude है ना कि advertisement है और यहाँ पब्लिसिटी का एम नहीं है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, कर चुके हैं, है ना, कि भाई हमारा मेन मकसद एडवर्टाइजमेंट करना वहां नहीं है, नाम वैसे ही लिख दिया। हम कई बार, मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया था, कई बार क्या किसी ने 1 लाख रुपए दिया, बिल्डिंग बन रही है, भवन बन रहा है मंदिर का, तो वहां लिख दिया श्री अनिल गुप्ता जी से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो वहां उनका एडवर्टाइजमेंट का मतलब नहीं है, वो इसलिए दे रहे हैं मंदिर में लिखना है ताकि और लोग भी उससे इंस्पायर होकर के और पैसा दें, तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आपने लिखा भैया पूरा दुकान का नाम और क्या क्या सामान है वो सब छाप दिया बोर्ड में, तो वो जीएसटी लगेगा, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है। दुर्गा देवी ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है और टेम्पल है उनके पास, शॉप भी वो किराए पर देते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 10,000 से कम होना चाहिए, है ना। सर्वोदय ट्रस्ट ये रिलीजियस ट्रस्ट है और उनके पास एक गुरुद्वारा है, उन्होंने किराए पर दिया है 9,000 रुपए का रेंट, है ना, मैरिज फंक्शन के लिए। द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट क्योंकि 10,000 से कम है और जो मैरिज है वो हमारा एक स्पिरिचुअल रिलीजियस सेरेमनी में आ जाता है, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। और ये होता है, असल में क्या है, मैरिज हॉल वगैरह बहुत पैसा लेते हैं, तो जो गरीब लोग हैं या जो थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं वो मंदिर वगैरह में किसी की डेथ होने के बाद 13वीं वगैरह होती है, तो वो बहुत ज्यादा वहां पर मंदिर गुरुद्वारा वगैरह में होता है, वहां पर अंतिम अरदास, अंतिम जो लोग करते हैं, तो वो भी होता है कि लोग करते हैं, तो वो सब हमारी वहां पर क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो 10,000 नहीं होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए।